Hello everyone, in today's SP lecture. We are in chapter number 4, 12th Commerce SP. Name of the chapter is Issue of Debenture, and in the last lecture we have completed with procedures related to issue of debenture as per Indian Companies Act 2013. So let us move ahead. So question is provision as per Companies Rule 2014. हमने देखा Companies Act 2013 के क्या provision थे. Now we are looking at provision as per Companies Rule 2014 जो शेयर कैपिटल और डिवेंचर से रिलेटेड है. स्पेसिफिकली रूल 18 क्या बात करता है वो हम इसमें देखने वाले हैं. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर. टेन्योर का मतलब क्या होता है? पीरियड. तो पीरियड ऑफ सिक्योर डिवेंचर, अगर आपका जो डिवेंचर सिक्योर है जो आप मार्केट में इशू करने वाले हो उसके ऊपर आप चार्ज ओवर एसेट दे रहे हो तो वो सिक्योर है. तो उसका पीरियड क्या होना चाहिए? तो ऊपर दिए हुए पॉइंट में कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ था कि एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, जैसा बोला गया है वैसा. तो कैसा बोला गया है वो यहाँ पर बोला गया है. देखो, all secured debenture should be redeemed within 10 years from the date of its issue. 10 साल है ना. देखो मैंने आपको बताया था कि एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 जो पुराना लॉ था उसमें ये 20 इयर्स का पीरियड दिया था. कितना दिया था? 20 इयर्स. बट न्यू लॉ के अंदर एज पर रूल 2014 यहाँ पर 10 इयर्स तक का ही आप डिवेंचर इशू कर सकते हो. मतलब कोई भी डिवेंचर 10 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड का टेन्योर का आप इशू कर सकते नहीं हो. तो हर एक डिवेंचर जो सिक्योर्ड है वो 10 इयर्स में क्या होना चाहिए? रिडीम होना चाहिए. Only certain companies like companies engaged in infrastructure project, अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है. अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब क्या हो जाता है? रोड बनाना, डैम्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल वगैरह सब कंस्ट्रक्ट करना है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. तो ऑब्वियसली इन प्रोजेक्ट्स में बहुत टाइम लगता है. कभी कभी 6 to 7 ईयर्स चले जाते हैं, मोर देन 10 ईयर्स भी चले जाते हैं, है ना. नेशनल हाईवे वगैरह बनाना या कोई बड़ा सा डैम कंस्ट्रक्ट करना है आपको तो कभी कभी 14 to 15 ईयर्स भी चला जाता है. तो अगर ऐसा आपका कोई प्रोजेक्ट है, इफ द कंपनी और ओनली सर्टेन कंपनीज लाइक कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए or central government or RBI can issue debenture beyond a period of 10 years but not exceeding 30 years. तो ये कंपनीज होगी तो आप 10 साल से ज्यादा का डिवेंचर इशू कर सकते हो, बट उसका भी पीरियड 30 साल से ज्यादा होना नहीं चाहिए. ठीक है ना. कौन सी कंपनी बोली? जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है या जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने परमिशन दिया हुआ है. ठीक है ना. ऐसी कोई कंपनी होगी तो वो 30 इयर्स तक का क्या कर सकती है? डिवेंचर इशू कर सकती है. तो इन जनरल कितना है? 10 इयर्स. बराबर है. नंबर 2, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट. चार्ज ऑन एसेट. चार्ज ऑन एसेट मतलब क्या हो जाता है? इफ कंपनी फेल्स टू पे और फेल्स टू रिडीम प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर और एनी इंटरेस्ट, तो यहां पर क्या हो जाता है? एक अथॉरिटी मिल जाती है डिवेंचर ट्रस्टी को कि वो कंपनी के असेट्स को सेल करके डिवेंचर होल्डर के पैसे को रिटर्न कर सकता है. ऐसा जो पावर है इसे हम बोलते हैं चार्ज ओवर असेट. मतलब एक हिसाब से अपने असेट को मॉर्गेज रखना, गिरवी रखना. ठीक है ना. तो ये डिवेंचर एक टाइप का लोन है जो हमने जनरल पब्लिक से लिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में हम क्या देते हैं? चार्ज ओवर असेट देते हैं. तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है? एज पर कंपनीज रूल 2014, company has to create a charge on the asset of the company to its subsidiary company or holding company. क्या बता दिया? company has to create a charge on the asset of the company or its subsidiary company or holding company. तो वो चार्ज और असेट क्रिएट कर सकती है. अभी इसके अंदर दो वर्ड आ गए, सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी. तो मुझे बताइए सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या हो गया?
So what is subsidiary company and holding company? Holding company is company which have authority over subsidiary company to make decisions. क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो सब्सिडरी कंपनी है उसके 50% से ज्यादा शेयर, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ 51%, दैट मींस मोर देन 50% शेयर किसने परचेस कर दिए? होल्डिंग कंपनी ने। अब होल्डिंग कंपनी जैसा बोलेगी वैसा सब्सिडरी कंपनी को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सब्सिडरी कंपनी मतलब जिसके ऊपर किसी दूसरे कंपनी का होल्ड है, वर्चस्व है, और होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर परचेस कर लिया है, उसे हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, ठीक है ना। हमारे समझने के लिए हम इसको बोल सकते हैं बाप कंपनी बेटा कंपनी, ठीक है ना। बाप कंपनी कौन सी कंपनी? जिसने होल्ड किया हुआ है, और सब्सिडरी कंपनी मतलब बेटा कंपनी जिसके ऊपर होल्ड है। तो यहां पर जब आप शेयर परचेस कर लेते हो 50% से ज्यादा, तो आपको क्या मिलता है? इनडायरेक्टली वोटिंग राइट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वोटिंग राइट। और ये वोटिंग राइट क्या होता है कि आप वहां पे डिसीजंस को चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी नो व्हाट इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी को अपने एसेट या अपना होल्डिंग के एसेट या अपनी सब्सिडरी के एसेट के ऊपर वो चार्ज क्रिएट कर सकती है, ठीक है। The value of charge should be adequate to cover the entire value of debenture issued and interest to be paid on it. तो इसका जो वैल्यू है वो क्या अमाउंट का होना चाहिए? तो जितने का डिवेंचर है टोटल प्लस जितना इंटरेस्ट हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं, वो टोटल वैल्यू का चार्ज क्रिएट होना चाहिए। टोटल वैल्यू का, जैसे आपने 10 लाख रुपीस के डिवेंचर मार्केट में इशू किए, कितने के? 10 लाख रुपीस के, और ये जो डिवेंचर है वो 5 इयर्स के लिए इशू किया आपने, तो 5 साल तक आप कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 10% एवरी ईयर हम पे कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपीस के ऊपर 1 लाख हो गया, तो 5 इयर्स में हम लोग 5 लाख रुपीस का क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। तो टोटल जो चार्ज और एसेट है वो 15 लाख रुपीस का क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख तो डिवेंचर का ही वैल्यू था और 5 लाख रुपीस टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी पेड इन 5 इयर्स। तो 15 लाख रुपीस तक का क्या क्रिएट होना चाहिए? चार्ज ओवर एसेट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। If a government company issues secured debenture which has central or state government guarantee, then it need not create any charge on its asset. अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है? तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ही गवर्नमेंट का कैपिटल इन्वेस्टेड है मोर देन 50%। 50% से ज्यादा उसमें किसने पैसा लगा के रखा है? स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या दोनों ही गवर्नमेंट ने। तो ऐसी जो गवर्नमेंट कंपनी होगी, अगर वो अपनी गारंटी पे कोई डिवेंचर इशू करती है तो उसे कोई चार्ज और एसेट देने की जरूरत नहीं, बराबर है। तो 2 पॉइंट हमने इसमें अभी कवर किया है। फर्स्ट पॉइंट वॉज टेन्योर। टेन्योर 10 साल से ज्यादा का होना नहीं चाहिए, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बात की है या सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के गाइडलाइंस है, तो ऐसे केस में आप 30 इयर्स तक के डिवेंचर इशू कर सकते हो। नंबर 2, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। आप अपने होल्डिंग कंपनी, अपने सब्सिडरी कंपनी या खुद के ऊपर क्या कर सकते हो? चार्ज और एसेट क्रिएट करके डिवेंचर होल्डर को दे सकते हो। ये जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए? तो टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्लस इंटरेस्ट पेबल इन फ्यूचर जो भी होगा, उतना वैल्यू का चार्ज और एसेट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी गारंटी दे रही है तो उसमें फिर उसको चार्ज और एसेट देने की जरूरत नहीं। नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर। देखो यहां पर सबसे पहले बात कर दिया बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर। ऑफर लेटर देने के पहले या प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले। अच्छा, ये ऑफर लेटर कहां से आ गया? याद है आपको? प्राइवेट प्लेसमेंट हमने पढ़ा था। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम पे
जो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव है, आप चाहते हो जहां से आपको इन्वेस्टमेंट मिले, उन्हें क्या इशू करना पड़ता है? ऑफर लेटर, है ना। तो चाहे आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो या ऑफर लेटर इशू करने वाले हो, उसके पहले द कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। तो पहले ही अपॉइंट कर लेंगे हम। कंपनी also has to execute a debenture trust deed either before issuing prospectus or offer letter or within 60 days from the allotment of debenture। तो यहां पर हमको पीरियड दे दिया, टेन्योर दे दिया कि डिबेंचर के जो ट्रस्टी हैं, जिसे हम बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्टी, उसके साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो कब करना पड़ेगा? ईदर बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस, या तो आप प्रोस्पेक्टस के पहले कर दो, या फिर ऑफर लेटर के पहले कर दो, या फिर विद इन 60 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, या फिर जब से आपने क्या कर दिया, अलॉटमेंट किया है, उसके 60 दिन के अंदर आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर ले। The deed contains the terms and condition agreed upon by the company and the trustee and clearly state the role of debenture trustee। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो डीड है, ये किसके बीच में है? डिबेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में है। तो इसमें उनका क्या रोल होगा, क्या रोल कंपनी का है, क्या रोल डिबेंचर ट्रस्टी का है, ये सारी इंफॉर्मेशन डिबेंचर ट्रस्ट डीड में दी हुई होंगी। ओके, पॉइंट नंबर 4, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, है ना। तो लास्ट प्रोविजन में भी हमने डीआरआर की बात की थी और यहां पर भी वही बात हो रही है। तो क्या प्रोविजन में चेंज है? देखो, वहां पर हमने क्या बात की थी कि अभी लिस्टेड कंपनी होंगे, उनको डीआरआर क्रिएट करना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं? कंपनी हैज टू क्रिएट अ डीआरआर अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर होल्डर के पेमेंट के लिए कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ता है या पड़ेगा। कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इन द डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट। तो जो भी उसके पास वैल्यू ऑफ डिवेंचर है, उसका 25% आपको डीआरआर में क्रिएट करके रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 4 लाख रुपीज का डिवेंचर क्या करना है, आने वाले 2-3 साल में रिटर्न करना है। तो आज की तारीख में आपके पास उसका 25%, मतलब 4 लाख का 25% कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख रुपीज तक का आपको डीआरआर क्रिएट करके रखना है, ठीक है। कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर। कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर। ये जो रिजर्व होगा, ये 30th अप्रैल के पहले आपको डिपॉजिट कर देना होगा, ठीक है। A sum not less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending 31st March of the next year। मतलब कितना आपको रिजर्व करना पड़ेगा? तो कम से कम 15%। किसका 15%? 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इस साल आपका जो भी डिबेंचर मैच्योर होने वाला है, उसका कम से कम 15% वहां पर होना चाहिए, ठीक है। मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और इस अकाउंट से जो भी पैसे हैं वो रिडम्पशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? रिडम्पशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या बात किया इसके अंदर? कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। सपोज आपने मार्केट में डिबेंचर इशू किया है 8 लाख रुपीस का। कितना? 8 लाख रुपीस का। तो आपका जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, उसका वैल्यू कितना है? 8 लाख। तो उसका 25% निकालेंगे तो 25% कितना होता है 8 लाख का? 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपीस आपके डीआरआर में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपीस होना चाहिए। तो पहला ये क्लियर हो गया हमें। दूसरी बात, कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। मतलब हर साल आपको कितना जमा करना है? एवरी ईयर, हर साल आप कुछ ना कुछ अमाउंट कहां पे डालने वाले हो? डीआरआर में डालने वाले हो। तो कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है? तो वो होना चाहिए
15%, कितना होना चाहिए, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिवेंचर मेच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग, मतलब जो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मेच्योर होने वाला है ना, ऐसा डिवेंचर जो हमें पे करना पड़ेगा। तो सपोज जो 8 लाख का डिवेंचर था, उसमें से 2 लाख रुपए का डिवेंचर जो है अगले साल मेच्योर होने वाला है, तो उसका 15% मतलब कितना, 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, इस साल डीआरआर में जमा करना पड़ेगा। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। पहला तो क्या बताया कि ओवरऑल जो डीआरआर का अमाउंट है वो 25% होना चाहिए टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट ईयर में जो भी रिडीम होने वाला है उसका 15% आपको कंपलसरी क्या करना है, रिजर्व में डालना है, ठीक है। मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और इस अकाउंट का पैसा सिर्फ रिडम्पशन के इस्तेमाल में लाया जाएगा। So 4 point we have covered as per provisions of Companies Rule 2014, है ना। पहला पॉइंट क्या था, टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट चार्ज ऑन असेट। पॉइंट नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। एंड पॉइंट नंबर 4, क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था, प्रोविजंस रिलेटेड टू इश्यू ऑफ डिवेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, है ना, ये जो हमने देखा था उसके अंदर 9 पॉइंट्स थे, और अभी जो हमने देखा उसमें कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट्स हैं। तो आपको ऐसा सेग्रीगेशन करके रखना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर इन योर बोर्ड एग्जाम। रिक्वायरमेंट्स एज पर सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर। अभी थर्ड पार्ट में हम आ चुके हैं। पहला पार्ट हमने देखा कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस हैं। सेकंड, वी हैव सीन प्रोविजंस एज पर कंपनीज रूल 2014, ठीक है ना, रूल 18 उसके हिसाब से हमने देखा। नाउ सेबी क्या बोलती है, तो पहला क्वेश्चन है सेबी है क्या, व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये काम क्या करती है, ये गाइडलाइंस देती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो जैसे आरबीआई गवर्न करती है, हैंडल करती है बैंक्स को, वैसे सेबी कंपनीज को हैंडल करती है, गवर्न करती है। तो सेबी के सारे गाइडलाइंस कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बोला गया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन द सेंस क्या होता है, आप जो भी इश्यू कर रहे हैं तो उसका कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो जाता है कि एटलीस्ट उतने नंबर ऑफ डिवेंचर लोगों ने सब्सक्राइब करने चाहिए, परचेस करने चाहिए, ठीक है ना। दैट नंबर ऑफ डिवेंचर शुड बी सब्सक्राइब्ड और परचेस्ड बाय पब्लिक। पब्लिक ने उतने नंबर ऑफ डिवेंचर परचेस करने चाहिए। अच्छा, नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी को वो क्या करना पड़ेगा, इश्यू क्लोज करके सबके पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है देखो, सेबी issue and listing of debt securities regulation 2008 regulation 12 state the minimum subscription to be collected by a company। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का गाइडलाइंस यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, एज पर सेबी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर इज 75% ऑफ द बेस इशू साइज। कितना, 75%, एंड दैट इज ₹100 करोड़, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इशू। अगर आप कोई पब्लिक इशू कर रहे हैं, किसका, डिबेंचर का कर रहे हैं, इज 75% ऑफ द बेस इशू साइज। जो भी आपका इशू साइज होगा उसका 75% तो सेल होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, the entire money received should be refunded within 12 days from the date of closure of the issue। तो जैसे इशू क्लोज होता है और आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन को टच नहीं कर पाए तो 12 दिन के अंदर आपको सबके पैसे क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है,
ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितना शेयर आप मार्केट में इशू कर रहे हो या जितना डिवेंचर आप मार्केट में इशू कर रहे हो, डिमांड उससे कई ज्यादा के लिए आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 लाख डिवेंचर मार्केट में इशू करना चाहता हूं। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवेंचर? 4 लाख, ठीक है। बट सामने से डिमांड मुझे 15 लाख डिवेंचर्स के लिए आए। कितने? 15 लाख। अब ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। 4 की जगह 15 लाख, मतलब 11 लाख डिवेंचर्स का ज्यादा डिमांड आ गया। अब ज्यादा डिमांड आने का मतलब मेरे पास एप्लीकेशन मनी भी आया होगा। तो इस पैसे का करना क्या है उसके बारे में बात करें। कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इशू। जो भी बेस इशू आपका था, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बोला 4 लाख रुपीस, है ना, तो 4 लाख रुपीस तक का आप क्या कर सकते हो? ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी रख सकते हो। और एनी लोअर यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस। तो जो भी लेटर ऑफ ऑफर है या प्रोस्पेक्टस है, जो भी उसमें हमने यूनिट स्पेसिफाई किया है, ठीक है ना, तो उससे कम अमाउंट भी हम रख सकते हैं। रिटेन करना मतलब अपने पास रखना। वापस से एक बार इसको रीड करेंगे। कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इशू। जो भी बेस इशू है उसके 100% तक आप क्या कर सकते हो? रिटेन कर सकते हो। और एनी लोअर यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर, या ऑफर लेटर में कोई लोअर यूनिट लिखा गया है तो उस अमाउंट तक हम क्या कर सकते हैं? वो पैसा रिटेन कर सकते हैं। बराबर है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ऐसा जनरेट हो जाता है, सर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो वो पैसा तो हमारा है ही नहीं, तो वो क्यों हम अपने पास रखेंगे और रख कैसे सकते हैं ये पैसे? ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से समझो कि कंपनी जब भी डिवेंचर इशू कर रही है तो एप्लीकेशन अमाउंट बहुत ही कम डिमांड कर रही है। ठीक है ना। एग्जांपल में लेता हूं कि अगर एक डिवेंचर 100 रुपीज का है, हमने इशू किया कितने का? 100 रुपीज का। तो एप्लीकेशन के टाइम पे सपोज कंपनी 30 रुपीज डिमांड करी। कितना डिमांड करी है? 30 रुपीज। तो ये जो 15 लाख का सब्सक्रिप्शन आया ना, सबने 30 रुपीज पर डिवेंचर हमें जमा कराए। बराबर है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से क्या होगा? या तो कुछ लोगों को हमको ना बोलना पड़ेगा कि भाई हमारे पास बहुत लिमिटेड डिवेंचर्स हैं, हम आपको नहीं दे सकते, आप घर जाइए, आपको नहीं मिलेगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है? जिसने जितना डिमांड किया है उसको प्रोपोर्शनेटली कम दिया जाए। ठीक है ना। अगर आपने आपने बोला कि मुझे 1000 डिवेंचर चाहिए, तो हम बोलेंगे नहीं, हम आपको 1000 नहीं 400 ही दे सकते हैं, क्योंकि बाकी सबको भी डिवेंचर दे रहे हैं। क्लियर है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर श्याम ने 1000 डिवेंचर का सब्सक्रिप्शन कराया था। ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से अब हम ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि उनको हम 1000 नहीं दे सकते, उनको हम 400 डिवेंचर ही दे सकते हैं। बराबर है। अच्छा, तो उन्होंने जो पैसा भरा था वो कितने के लिए भरा था? 1000 डिवेंचर के लिए भरा था। तो हम लोग ये कैलकुलेशन ले लेते हैं यहाँ पर कि पर डिवेंचर अगर 30 रुपीज भरना था तो 1000 डिवेंचर पे कितना भरा होगा? 1000 इंटू 30, है ना। तो कितना हो गया? 30,000 रुपीज उन्होंने हमारे पास जमा कराया था। अच्छा, ये तो टोटल एप्लीकेशन मनी हो गया। अब हम उनको कितना दे रहे हैं? 400 डिवेंचर दे रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए था? 400 इंटू 30, है ना। 400 इंटू 30 मतलब लगभग 12,000 रुपीज तक हमारे पास आना चाहिए था, और हमारे पास आ कितना गया? 30,000 रुपीज आ गया। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 18,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये हम अपने पास क्या कर लेंगे? रिटेन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन मनी के बाद हमको अलॉटमेंट मनी भी तो मंगाना है। तो हम बोलेंगे भाई आगे जो पैसा हम मंगाने वाले हैं ना, वो इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो इसमें क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। ये बात समझ में आई। लेकिन ऐसा जो रिटेंशन है आप कहां तक कर सकते हो? आपका जो बेस इशू है उसके 100% तक कर सकते हो। आपका बेस इशू कितना था? 4 लाख शेयर का था, है ना। तो 4 लाख के ऊपर आपको कितना अमाउंट, एप्लीकेशन मनी कितना चाहिए था? 4 लाख इंटू 30 रुपीज। तो अगेन कितना हो गया? 12 लाख रुपीज तक आपके पास आना चाहिए था। बराबर है। तो आप ज्यादा से ज्यादा
कितना रिटेन कर सकते हो? 12 लाख ये प्लस 12 लाख और आप रिटेन कर सकते हो। अगर उससे भी ज्यादा पैसे आ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन का। पॉइंट नंबर 3, अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग हमने इश्यू ऑफ शेयर में भी देखा कि जहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात होती है वहां पर हमारे श्योरिटी सिक्योरिटी के लिए हम अंडर राइटर को अपॉइंट करते हैं। एंड अंडर राइटर इज अ पर्सन हु गिव्स गारंटी ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ऐसा पर्सन है जो हमें गारंटी देता है कि मिनिमम वो अपना जो डिवेंचर है वो सेल करके दिखाएगा, या अगर हम नहीं बेच पाए तो वो परचेस कर लेगा। ठीक है, company may enter into an underwriting agreement with underwriters for its public issue of debenture। अगर कंपनी पब्लिक इशू के लिए जा रही है तो वो अंडरराइटर को भी अपॉइंट कर सकती है, जैसे शेयर में करती थी सेम वे हम डिबेंचर में भी अंडरराइटर को क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर मस्ट बी मेंशन्ड इन दी ऑफर लेटर। तो जो प्रोस्पेक्टस है, ऑफर लेटर है, उसके अंदर आपने किसको अंडरराइटर अपॉइंट किया हुआ है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है ना, जब आप अंडरराइटर को अपॉइंट करते हो तो इन्वेस्टर को और कॉन्फिडेंस आता है कि कौन अंडरराइटर है, कंपनी स्टार्ट होने के पहले बंद नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरराइटर का नाम प्रोस्पेक्टस में या लेटर ऑफ ऑफर में होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? अभी सिर्फ रेटिंग की बात करें तो रेटिंग आपको मालूम है ना, कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं? रेटिंग देते हैं तो पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? अवेयरनेस, है ना। आज से बहुत सारे रेटिंग आपने देखी हो, जैसे सबसे सिंपल क्या है? मूवीज की रेटिंग। कई बार आप न्यूज़पेपर वगैरह ओपन करके देखते हो या न्यूज चैनल्स वगैरह पे भी देखोगे तो वहां पर रेटिंग दी होती है स्टार के रूप में। आउट ऑफ 5 स्टार कितने स्टार आप दे रहे हैं। तो आपने अगर मूवी देखी हुई है ना, और आपको मूवी कितनी पसंद आई तो आप क्या देते हो? उस पे स्टार देते हो। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? तो जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी है उनको एक रेफरेंस मिलता है कि ये मूवी देखने जैसी है या नहीं है ना। दूसरों के रिव्यू के हिसाब से उनको एक आइडिया आता है। दूसरा एग्जांपल, आप जो एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो किस पे? एंड्रॉइड फोन में। तो देखो गूगल प्ले स्टोर जो है ना, वहां पर हर एक एप्लीकेशन का रेटिंग लिखा होता है कि वो एप्लीकेशन कैसा काम कर रहा है, किसी को कोई ग्रीवेंसेस से शिकायतें हैं या उस एप्लीकेशन के बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं तो क्या देते हैं? रेटिंग देते हैं। तो इससे दूसरे लोगों को क्या मिलता है? अवेयरनेस क्रिएट होता है, नॉलेज मिलता है कि ये हमें परचेस करना चाहिए या हमें ये इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं लोन की। अभी देखो, एज अ सिंपल पर्सन, अ लेमैन, अगर उसको लोन चाहिए और बैंक के पास जाता है, बैंक भी उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करता है। क्या चेक करता है? क्रेडिट रेटिंग। नाउ क्या होती है क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग मतलब वो चेक करते हैं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है रीपे करने की। ठीक है ना, तो बैंक आपको लोन देने से पहले कुछ सर्वे करता है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके पहले आपने कौन सा लोन लिया था, लोन लिया था तो उसके ऊपर प्रॉपर इंटरेस्ट पे किया कि नहीं किया, क्या इंटरेस्ट पे करने में डिले हुआ था, क्या आपने लोन का पैसा टाइम पे किया था, क्या आप जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उसका जो बिल है टाइम पे करते हो, है ना, आपका असेट कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, उसका वैल्यूएशन क्या है, आप कितना अर्न करते हो, आपका ईयरली या एनुअल इनकम कितना है, ये सब वो क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे एक रेटिंग निकालते हैं कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है। अगर हम आपको लोन देंगे तो हम कितने सेफ हैं कि आप हमें हमारा पैसा वापस दे दोगे। तो बैंक क्या लेता है? क्रेडिट रेटिंग लेता है। ठीक है, सिमिलरली कंपनी जब जनरल पब्लिक से क्या लेती है? लोन। जॉइंट स्टॉक कंपनी जब जनरल पब्लिक से लोन लेती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो कंपनी को भी क्या करना चाहिए? क्रेडिट रेटिंग शेयर करना चाहिए। क्या शेयर करना चाहिए? क्रेडिट रेटिंग शेयर करना चाहिए। अच्छा, ये क्या होता है क्रेडिट रेटिंग? तो कुछ एजेंसीज है, जैसे इंडिया में या फॉरेन में भी एक एजेंसी जिसका नाम है क्रिसिल, या एक क्राई करके भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है? आपका हिस्ट्री, प्रेजेंट, ये सब स्टडी करती है और आपको रेट देती है कि इस कंपनी को
लोन देना कितना सेफ है ना। जैसे आपको सी ग्रेड दिया गया या डी ग्रेड दे रहे हैं, या आपको बी प्लस दिया गया, ए प्लस दिया गया, डबल ए दिया गया, ट्रिपल ए की रेटिंग दी गई, तो जितना ए के करीब हम जाते हैं उतना ज्यादा सेफेस्ट है। तो जब इन्वेस्टर इस रेटिंग को रीड करते हैं ना, तो उनको सेफ्टी महसूस होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यस वी कैन इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू। SEBI regulations 2018 state that companies should get credit rating for issuing डिवेंचर। अगर आपको डिवेंचर इशू करना है तो कंपनी को पहले क्या ले लेना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग ले लेना चाहिए। एज पर सेबी, कंपनीज मेकिंग अ पब्लिक इशू और राइट इशू और कन्वर्टेबल डिवेंचर मस्ट ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एक या एक से ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास से आपको क्या ले लेना चाहिए, रेटिंग ले लेना चाहिए। ठीक है, द रेटिंग शुड बी मेंशन्ड इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस। और ये रेटिंग भी आपको क्या करना है, ऑफर लेटर में मेंशन करना है, बराबर है। तो देखो यहां पर कुछ एग्जांपल दिया गया है क्रेडिट रेटिंग के लिए। एक है क्रिसिल करके ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है केयर। ठीक है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो हमारे कंपनी को क्या देती है, रेट देती है। तो एजेंसीज लाइक क्रिसिल, केयर एटसेट्रा विच रेट्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। क्या रेटिंग देती है, क्रेडिट वर्दीनेस, आप लोन लेने के कितने लायक हो। ठीक है, कंपनी इशूइंग डिबेंचर, डिपॉजिट एंड अदर डेट सिक्योरिटी। तो यहाँ पर रेटिंग का देखो कुछ एग्जांपल दिया गया है। क्रिसिल रेटिंग स्केल फॉर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग डिबेंचर। तो क्रिसिल ट्रिपल ए, क्रिसिल डबल ए, क्रिसिल ए, क्रिसिल ट्रिपल बी। तो इसमें देखो इसका मीनिंग बताया, ट्रिपल ए तो हाईएस्ट सेफ्टी, डबल ए है तो हाई सेफ्टी, ए है तो एडिक्वेट है ना नॉर्मल, और ट्रिपल बी है तो मॉडरेट, मतलब रिस्क धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्रिसिल बी हाई रिस्क, रिस्क बढ़ गया अगर आपको बी रेटिंग मिली है। क्रिसिल सी वेरी हाई रिस्क, और डी दे दिया तो मतलब आप डिफॉल्टर हो, मतलब आपने पहले किसी का पैसा लिया था और अभी तक दिया नहीं है या आपने डिले किया है, यू आर अ डिफॉल्टर, तो आपको क्रिसिल डी की रेटिंग में रखा जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने कितने पॉइंट्स देखे, 4 पॉइंट्स देखे। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट। पहला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बताया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 75% होना चाहिए बेस कैपिटल का या बेस इशू का। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया रिटेंशन ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आप उतना ही अमाउंट रिटेन कर सकते हो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो 100% ऑफ बेस इशू साइज होगा, बराबर है। नेक्स्ट, क्या अंडरराइटर आप अपॉइंट कर सकते हो, यस आप अंडरराइटर को भी अपॉइंट कर सकते हो। और लास्ट वन क्रेडिट रेटिंग, क्या कंपनीज को डिबेंचर इशू करने के लिए क्रेडिट रेटिंग लेना जरूरी है, यस क्रेडिट रेटिंग आपको एक या एक से ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेना पड़ेगा, जिसमें एग्जांपल के तौर पर क्रिसिल और केयर का नाम शामिल है। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर। तीनों एस्पेक्ट हमने देखे, कंपनीज एक्ट 2013 हमने देखा कंपनीज रेगुलेशन 2014 रूल 18, और हमने देखा सेबी का रेगुलेशन। ठीक है, तो इसके तहत क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कंपनी को क्या कंप्लीट करना चाहिए, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को नोटबुक में लिख करके बाय हार्ट करना है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।